नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज से राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रही है। पूरे भारत में पार्टी के CWC सदस्य और वरिष्ठ नेता अंबेडकर जी के खिलाफ जो भाषण दिए हैं अमित शाह ने, उसके मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 24 तारीख को नेता कलेक्ट्रेट ऑफिस की ओर मार्च करने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंपकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेंगे। Is launching a national level campaign today onwards. All over India, party CWC members and senior leaders is holding a press conference on the issue of Amit Shah's speech against Ambedkar ji. In the Congress MPs will also do same press conference in the respective parliamentary constituencies on 22nd and 23rd. 24th, party is planning to have a march towards the collectorate and will hand over the memorandum to the district collector seeking resignation from Amit Shah, Home Minister of India. Basically, this is an attack on Constitution, attack on founding fathers of the Constitution. The way in which Amit Shah ji narrated against Ambedkar ji is totally unacceptable, is against the spirit of the Constitution, against the spirit of Indian democracy. So we are taking Parliament, we raise it. When we raise this issue, they took case against our leader. We are not afraid of any such cases. Now we are going to take it to the masses. We are going to take it to the rural villages, to the cities. कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परभणी दौरे पर शिवसेना नेता साइना MC ने कहा है कि राहुल गांधी परभणी आ रहे हैं, वो भी एक विशेष फ्लाइट से। वे नांदेड़ आएंगे, परभणी जाएंगे और दिखाएंगे कि वे सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि जब राहुल गांधी ऐसे ही हाथापाई सदन के बाहर देखते हैं और तो वहाँ वे बाहर तक नहीं आते और वहाँ यहाँ स्पेशल चार्टर लेकर आ रहे हैं। ये ढोंगी लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग है। परभणी के सोमनाथ सूर्यवंशी और उनके परिवार के साथ उन्होंने कहा कि हमारा पूरा साथ है, हालांकि हम इस मामले में कभी कोई राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, हमारे मराठवाड़ा में वो भी एक स्पेशल फ्लाइट पे वो आएंगे नांदेड़, फिर जाएंगे परभणी, फिर दिखाएंगे कि वो सूर्यवंशी जी के परिवार के साथ हैं और वहां जहां वायलेंस होता है तो वो मराठवाड़ा आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी ये सिमिलर हाथापाई देखते हैं पार्लियामेंट के बाहर, वहां वो बाहर तक नहीं आते हैं और यहाँ स्पेशल चार्टर लेके आते हैं। ये ढोंग लोग समझते हैं। हमारा पूरा साथ है परभणी के सोमनाथ सूर्यवंशी के साथ, उनके परिवार के साथ, लेकिन हम इसके ऊपर कोई राजनीति कभी नहीं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मोहाली NDRF सेकंड इन कमांड दीपक तलवार ने कहा है कि हमारी 4 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू अभियान कब तक पूरा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत जटिल रेस्क्यू अभियान है। सुरक्षा पूर्वक काम किया जा रहा है। ये ऑपरेशन कल शाम लगभग 7 बजे हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी थी और उसके बाद से हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी 4 टीमें यहाँ राउंड द क्लॉक लगी हुई हैं। एक टीम हमारी पिंजौर से यहाँ पे है, एक लुधियाना से है और 2 भटिंडा से आ रखी है। 2 लुधियाना से और 1 भटिंडा से आ रखी है। तो चारों की चारों टीमें राउंड द क्लॉक रोटेशन वाइज अपना काम कर रही हैं। एंड ऑपरेशन की जहां तक कब तक कंप्लीट हो सकता है, देखिए इसमें कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन है राइट नाउ। बट हमारी तरफ से NDRF की जो स्पेशलिटीज हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, वो पूरी तरह से अडॉप्ट की जा रही हैं और सेफली इस काम को किया जा रहा है ताकि उनको हम रिकवर कर सकें। 2 लोगों की बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं, उसके आगे कोई आशंका आपको है कि और कितने की हो सकती है? देखिए, जो इनपुट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिला है उसमें 2 से 4 लोगों का और कह रहे हैं, बट दैट इज नॉट कंफर्म्ड। लेकिन हमारे एफर्ट उस एंड को मानते हुए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी तो कोई डिमांड नहीं की है, मैं पता कर। पंजाब के मोहाली में SSP दीपक पारिक ने बताया कि अभिषेक नाम के एक लड़के का शव बरामद किया गया। इमारत की 2 मंजिल तक
का मलबा साफ किया जा चुका है। उम्मीद है कि अन्य मंजिल के मलबे को भी जल्द ही हटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि अब तक 200 बरामद किए गए हैं। हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिससे जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके। एक बॉडी अभिषेक नाम के लड़के की बॉडी और मिली है, जिसकी कि अभी जस्ट 15 मिनट पहले उसकी बॉडी यहाँ से मिली है। 2 बिल्डिंग रेस्क्यू टीम ने क्लियर कर ली है, दो फ्लोर बिल्डिंग के क्लियर किए जा चुके हैं और फ्लोर पे काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी वो डेबरी भी क्लियर हो जाएंगे और अगर कोई और व्यक्ति इसमें है दबा हुआ है तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। सर, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और कितने लोग दबे हो सकते हैं? कोई आपके सोर्सेज से कुछ आया? ऐसा कोई कंफर्म नंबर नहीं दिया जा सकता। 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं, तो उनमें से अभी तक जो है कल रात को और आज मिला के 2 बॉडीज आ चुकी हैं, तो बाकी जल्दी क्लियर होने पे आपको सूचना देंगे। सर, फैमिलीज आई हैं कोई आपके पास? की रिपोर्ट एक फैमिली थी जिनके बच्चे की बॉडी अभी रिकवर हुई। सर, अभिषेक डेड है। सर, अब आगे कार्रवाई क्या रहने वाली है आपकी तरफ से? आगे हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सारी टीमें लगी हैं उनको सहयोग किया जाए और जिससे कि जल्द से जल्द पूरी डेबरी क्लियर हो सके। किसी की जान अगर बचाई जा सकती तो बचाई जाए। प्रयागराज की बात करें, जहां कुंभ मेला चल रहा है, अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा, कुंभ मेले की तैयारी की बात कर रहे हैं हम, महाकुंभ 2025 को लेकर हमारी जो परियोजनाएं हैं, उन्होंने कहा शहर में परिलक्षित हो रही है, उनका डिजिटलीकरण किया गया है। इस बार गूगल के माध्यम से गूगल ने अपनी नीति बदलकर हमें एक नेविगेशन सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। लोग मेला क्षेत्र में सभी क्षेत्रों को अपने गूगल नेविगेशन से देख सकेंगे। इसके अलावा खोया और पाया केंद्रों पर भाषिणी ऐप का प्रयोग किया गया है। इस बार AI का भी प्रयोग किया गया है। करीब 2700 कैमरे लगाए जा रहे हैं जो AI सक्षम हैं। AI चैटबॉट को भी लगाया गया है, जो एक AI ऐप है जिसमें यदि कोई कुंभ से संबंधित किसी भी भाषा में सवाल पूछता है तो उसे जवाब मिल जाएगा। पहले दिन ही करीब 15 से 16 हज़ार लोगों ने AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था। यात्रियों की सुविधा से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे जो महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसपे टाइमलाइन बेस्ड इसकी फिजिकल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक्टिविटीज आ जाती थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया, कितना नहीं हो गया, फोटोग्राफ्स के साथ। तो वहां से शुरुआत इसकी की। इसके बाद डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक बड़ा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा डिजिटाइज मोड पे जब आएंगे तो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को ही आप ले लीजिए, पिछली बार भी हम लोगों ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इस बार उसमें भाषिणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। वो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है, तो वो अपनी भाषा में ही जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। इसके अलावा AI का प्रयोग किया गया। पिछली बार करीब 1100 कैमरे लगे थे, इस बार उसकी संख्या को 1600 एनहांस किया, करीब 2700 कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि AI इनेबल्ड हैं। इसमें सिक्योरिटी और पुलिस का जो एंगल है उसके अलावा भी जो भीड़ प्रबंधन है, जो क्राउड एनालिटिक्स या भीड़ क्राउड मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है उस पर काफी काम होगा। जैसे कहीं पर भी अगर भीड़ बढ़ रही है तो हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम देख सकते हैं और वो अलर्ट जारी हो जाते हैं संबंधित मजिस्ट्रेट्स या संबंधित जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक अलर्ट जारी होगा कि भाई यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है तो आप इस तरफ से दूसरी स्कीम में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, इधर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। उससे काफी सहूलियत मिल जाएगी क्राउड मैनेजमेंट में, क्योंकि प्राथमिकता है हमारी हर श्रद्धालु को उसके वापस सकुशल उसके गंतव्य तक पहुंचाना। इसके अतिरिक्त जो तमाम विभाग हैं उनके जो टेंडर्स हुए हैं उसमें जो उन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग का वो फैसिलिटी है, जो परचेज हो रहे हैं जो सामान, उसकी QR बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है। जो स्टॉक रजिस्टर्स के माध्यम से आज तक ट्रेडिशनली विभागों में होता था, उसको हम लोग QR कोड से मॉनिटर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर मटेरियल कहाँ आया है, कितनी क्वांटिटी आई, कहाँ पर है, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग चेक हो जाएगा। AI चैटबॉट का एक इंट्रोडक्शन किया गया है। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपनी कुंभ से संबंधित कोई क्वेरी पूछता है अपनी भाषा में, उसमें भी भाषिणी ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा।
तो वो अपनी जर्नी को, अपनी चीज़ों को अपने से प्लान कर सकता है किसी भी समय भी, और अपना बेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ गेन कर सकता है। लोग अब तक जुड़ गए, कुछ आइडिया है? पहले दिन ही करीब 15,000 से 16,000 लोगों ने इसको AI चैटबॉट को इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। डीसीपी नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि हमें आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन दल के लगभग 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 75 कर्मी भी मौके पर मौजूद दिखे। जल्द ही आग बुझा ली जाएगी। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आज सुबह सूचना आई कि सेक्टर 65 में ए ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के बेसमेंट में जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे गए थे, वहाँ पर आग लगने की सूचना आई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फायर डिपार्टमेंट की करीब 15 गाड़ियाँ मौके पर हैं और करीब 75 फायर कर्मी मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। जल्द ही आग बुझाई जाएगी, कोई भी तरह की जनहानि नहीं है। लगभग कितनी गाड़ियाँ मौके पर है, कितने लोग कर्मचारी लगे? लगभग 15 गाड़ियाँ मौके पर और लगभग 75 फायर कर्मी इस समय मौके पर मौजूद हैं। आज सुबह सूचना आई कि सेक्टर 65 में ए ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के बेसमेंट में जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे गए थे, वहाँ पर आग लगने की सूचना आई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फायर डिपार्टमेंट की करीब 15 गाड़ियाँ मौके पर हैं और करीब 75 फायर कर्मी मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। जल्द ही आग बुझाई जाएगी, कोई भी तरह की जनहानि नहीं है। लगभग कितनी गाड़ियाँ मौके पर है, कितने लोग कर्मचारी लगे? लगभग 15 गाड़ियाँ मौके पर और लगभग 75 फायर कर्मी इस समय मौके पर मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। छपरा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छपरा के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं के विरोध में एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के तत्वाधान में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छपरा के समिति सदस्य, आचार्य बंधु भगिनी, कर्मचारी और भैया बहन अपने विद्यालय से निकलकर रेलवे ओवरब्रिज, छपरा कचहरी, छपरा पर शांतिपूर्ण ढंग से एक मानव श्रृंखला बनाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में जो आज मानवता को संसार करने वाले कार्यक्रम या कांड किए जा रहे हैं, उसके विरोध के लिए मौन प्रदर्शन हमारे भैया बहन एक मानव श्रृंखला बना करके आज देने वाले हैं। बांग्लादेश में जो आज मानवता को संसार करने वाले कार्यक्रम या कांड किए जा रहे हैं, उसके विरोध के लिए मौन प्रदर्शन हमारे भैया बहन एक मानव श्रृंखला बना करके आज देने वाले हैं। बांग्लादेश में पूर्वी चंपारण में इन दिनों नदी पर बांध नहीं बने, इसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। जिन्होंने वर्षों से नदी किनारे बनने वाले बांध और उसकी जमीन पर अपना अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं और वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अब उनके पास एक बड़ी समस्या इसलिए खड़ी हो गई है कि सरकार इन बांधों का निर्माण और नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू कर चुकी है और इस निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले लोगों को अविलंब अतिक्रमण खाली करने का जिस स्थान पे वो रहते हैं और उसको लेकर सरकारी आदेश भी दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इस स्थान को खाली कर दें, जिसके बाद अब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन लोगों को कई जनप्रतिनिधियों का सहारा भी मिलना शुरू हो गया है। जिले के कई विधायक और पूर्व विधायक और एमएलसी ने नदी पर बन रहे बांध का विरोध किया है। बिहार के गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जिले थावे थाना क्षेत्र के गोपाल मठ में बीते 17 दिसंबर को हुए हत्या मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। बता दें कि मृतक सिकंदर राम को घर से बुलाकर पहले तो गोली मारी गई और फिर ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक के पिता श्रीकांत राम के लिखित आवेदन के आधार पर थावे थाना कांड दर्ज किया गया और इसमें एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देशन में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कांड का सफल उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको लेकर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता की मदद से इस कांड में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 और 19 तारीख की रात में एक डेड बॉडी गोपला मठ में पाई गई थी। तो सुबह जब सूचना मिला था तो मेरे द्वारा और जिले के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। FSL भी आई थी और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया था। आज हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया है और घटना या फिर हत्या के पीछे मुख्य कारण एक जो मृतक था, इसका एक लड़की के साथ में अवैध संबंध था
और लड़की भी वहीं की रहने वाली है, गोपला मठ की। ये भी लड़की शादीशुदा है और लेकिन इसका जो घर है वो गोपला मठ में ही है। और ये लड़की किसी और सिकंदर के अलावा एक और लड़के के साथ में अवैध संबंध में थी। तो उसी क्रम में फिर क्योंकि दोनों में बहुत टाइम से विवाद चल रहा था, तो एक अभियुक्त है सुजीत, ये अपने अन्य 3 साथी जिनका नाम अरविंद, विश्वजीत, मुकेश हैं, ये सब गोपला मठ और घुसाव जो थावे थाना अंतर्गत पड़ता है उसे वहीं के रहने वाले हैं। इन चारों के द्वारा इस संतोषी देवी नाम की लड़की के साथ प्लानिंग करके और उसको पहले बुलाया गया, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसको लड़की के पास बुलाया गया। जब वो चला गया तो उसको घेर करके मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में उसको जहाँ पर उसका डेड बॉडी मिला था उधर उसको जो पास में ईंट का ढेरा पड़ा हुआ था उसी से मार करके और हत्या की गई। हत्या करने के बाद में जो मृतक था उसके फ़ोन को इनके द्वारा ये जो महिला है संतोषी देवी, इसके घर पे जाकर के छुपा दिया था। तो हम लोगों के द्वारा जो लूटा हुआ फ़ोन है उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इन 5 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, इनके पास से फ़ोन भी सीज़ किए हैं और इन लोगों ने भी अपना जो अपराध है उसका भी इन्होंने स्वीकार किया है। लड़की की क्या भूमिका है? लड़की की भूमिका ये कि लड़की इस लड़के से बात करती थी। लड़की ने ही जो मृतक है उसको बुलाया और बुलाने के बाद में फिर बाकी जो चारों व्यक्ति इन्होंने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में लड़की के ही घर में हम लोगों को जो मृतक है उसका लूटा हुआ फ़ोन या फिर जो गायब हुआ फ़ोन मिला है। कितने लोगों की गिरफ्तारी को पाई है? हम लोगों ने इसमें 4 लड़के जो घटना को कारित करने में शामिल हैं उनको पकड़ा है और लड़की को पकड़ा है। साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि शुरुआत में बात आ रही थी कि इसमें फायरिंग से मर्डर किया गया है, बट गोलीबारी का कहीं घटना नहीं और ये पोस्टमार्टम से भी कंफर्म हुआ है। पोस्टमार्टम में भी हमको फायर आर्म इंजरी से रिलेटेड कुछ उस तरह का एविडेंस नहीं मिला है और इन लोगों ने भी अपने कन्फेशन में कहीं भी फायर आर्म इंजरी से संबंधित बात नहीं बताई है। सर मौके से एक बुलेट और एक खोखा बरामद किया। तो वो मौके से बुलेट और खोखा बरामद होने का मेन पर्पज़ है कि इन लोगों के द्वारा इस तरह से माहौल बनाने के लिए वहाँ पर खोखा रखा गया था। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा है कि जंगल राज के युवराज जब डिप्टी सीएम के रूप में विधानसभा में बैठे थे और उस दौरान हम विपक्ष में थे तो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में हमने सदन में खुलकर 94 लाख परिवारों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर देने की मांग की थी। तब उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था, माइक तक बंद करवा दिया गया था। लेकिन आज सत्ता से बाहर जाने के बाद ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। वे सत्ता तक पहुंचने के लिए हर वादा करेंगे, हर समझौता करेंगे, लेकिन बिहार की जनता का सम्मान नहीं करेंगे। अरे ये जंगल राज के युवराज उप मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा बैठा था। और जिस दिन आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आया था 94 लाख परिवार की आमदनी 6000 से कम थी, 34% बिहार की आबादी। हमने खुल करके सदन में कहा था कि ये 94 लाख परिवार को आप नौकरी में, आप रोजगार में अवसर दीजिए, स्वरोजगार में इनको वित्तीय फाइनेंस करिए। एक शब्द नहीं बोला, माइक तक बंद करवाया था। लेकिन आज सत्ता से बाहर जाते हैं घड़ियाली आंसू बहाकर ये ढोंगी लोग आज उन गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं। धिक्कार है इसी मानसिकता को। आज भी वो दिन याद होगा कि सत्ता में 94 लाख परिवार जो 6000 से कम आमदनी का है, जब उप मुख्यमंत्री थे, सत्ता में बैठे थे, क्यों मुंह से आवाज नहीं निकली थी? आज वह परिवार के लोग जो गरीब है उसको ईमानदारी से यही लोग थे जो कहते थे जो पिएगा सो मरेगा। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा उस समय कहा था कि नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है 4 लाख रुपया मुआवजा मिले। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 लाख मुआवजा का ऐलान किया था। उस समय तेजस्वी यादव के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। ये कभी गरीबों का हितैषी नहीं है। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला ये व्यक्ति सत्ता तक पहुंचने के लिए हर वादा करेगा, हर समझौता करेगा, लेकिन बिहारी
का सम्मान नहीं बढ़ाएगा, बिहारी का उत्थान नहीं करेगा, बिहारी को लोग बरगलाने का और उत्तेजना फैलाकर लड़ाने का सिर्फ काम। आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि कुछ दिनों से दिल्ली में एक वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली की भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी, नाली और सड़क की दिक्कत हो, उन समस्याओं पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब कोरोना महामारी जैसी महामारी आई तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो बिहार और यूपी चले जाएं, और आज ये लोग पूर्वांचल के मुद्दे को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से आग्रह करने आया हूं कि इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सभी लोगों से आग्रह करूंगा, उन्होंने आग्रह किया है कि सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देने का काम करें। कि कुछ दिनों से दिल्ली में एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल के ऊपर दिल्ली में लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ा स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली के भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए कोरोना के समय को, जब कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में आई तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बिहार यूपी लौट चले जाएं। इलाज तक की व्यवस्था नहीं दिया और बसों में भरकर बिहार और यूपी जाने के लिए लोग मजबूर हुए। और आज लोग ये गलतफहमी फैलाने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल के इशू पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार की धरती पर ही उनका जन्म हुआ, पले पले हुए और आगे बढ़कर पूरी तरह इस देश की राजनीति में आए, हिमाचल से का प्रतिनिधित्व करते रहे और जिस बिहार में जन्मे हों उस पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए लगातार जेपी नड्डा जी काम करते रहे। लेकिन दिल्ली में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये ना विकास से इनको मतलब है, ना दिल्ली के समृद्धि से मतलब है, ना दिल्ली में लोग शिक्षित हो, रोजगार मिले, इससे कोई चिंता लेना देना नहीं है। इसलिए आज बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आग्रह करने आया हूं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इन लोगों को करारा जवाब देने का समय आ गया। 10 साल 12 साल से दिल्ली में सरकार बनाकर कोई काम दिल्ली की जनता के लिए इन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए मैं विशेष तौर पर सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल के लोग 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देने का काम करें। और साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।